समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने सपा सांसद की आलोचना की है और उन्हें अपने उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक का कहना है, रामजी लाल सुमन द्वारा दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है। शायद वो मेवाड़ के वीर गाथाओं से परिचित नहीं है। राणा सांगा न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान के गौरव हैं। वो सूरवीर थे। अपने शासनकाल में उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध जीते और इब्राहिम लोदी को भी हराया था। सपा सांसद का बयान उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि रामजी लाल सुमन को ना तो राजस्थान के इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, ना ही गौरवशाली इतिहास के बारे में कभी उन्होंने पढ़ा है। जिस महाराणा सांगा की उन्होंने बात करी, उन्होंने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध जीते। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन औरंगजेब वाले मुद्दे पर संसद में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राणा सांगा को गद्दार तक कह डाला कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। आइए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान में कितनी सच्चाई है। तो ये कहानी शुरू होती है मुगलों के पहले आक्रमण से। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इस दौरान मुगल आक्रांता बाबर ने आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वो मारा गया। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगलों ने भारत में पैर जमाने शुरू कर दिए। बाबर की क्रूरता को देखते हुए कई राजाओं ने उसका संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि कई रियासतों ने बाबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। उसमें से एक थे मेवाड़ रियासत के राजा महाराणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसे युद्ध के मैदान में धूल चटाने की चुनौती दे डाली। इतिहासकारों के मुताबिक अपनी शूरवीरता से महाराणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को चारों खाने चित कर दिया था। महाराणा सांगा 1508 से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों युद्ध जीते। उनकी बहादुरी और शूरवीरता के तमाम चर्चे इतिहास में दर्ज हैं। हालांकि महाराणा सांगा और बाबर की कहानी इतनी सरल नहीं है। कई इतिहासकारों ने दोनों के युद्ध की कहानी का कई और तरीके से वर्णन किया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर ने महाराणा सांगा को आमंत्रित किया था। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच दुश्मनी मालूम थी, इसीलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा के पास मित्रता का संदेश भेजा था। इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता अपनी किताब राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव में लिखते हैं, बाबर के दूत ने महाराणा सांगा से निवेदन किया था कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये संधि पत्र भेजा है। वो दिल्ली पर सीधे आक्रमण करेंगे और आप आगरा की तरफ से दिल्ली पर हमला करें। इस तरह हम दोनों तरफ से इब्राहिम लोदी को घेर लेंगे। ऐसे में उसके सामने हमारी अधीनता स्वीकारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा सांगा ने बाबर के उस संदेश पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि महाराणा सांगा विदेशी ताकत से विदेशी शासक इब्राहिम लोदी का अंत चाहते थे। हालांकि कई इतिहासकार इस तर्क का खंडन करते हैं। इन इतिहासकारों का कहना है, अगर महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था तो दोनों के बीच भीषण युद्ध क्यों हुआ था? जिस बाबर की सेना ने लोधी की सेना के खिलाफ जंग जीती थी, उसी की सेना को 1527 में बयाना के युद्ध में राजपूतों की सेना से करारी हार का सामना करना पड़ा था। जीएन शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकारों का दावा है कि 1511 से 1512 ईस्वी में बाबर को समरकंद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके पास भारत की ओर भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सबसे पहले उसने 1519 में पंजाब प्रांत पर हमला किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने 4 बार हमले की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहा। 5वीं बार में उसे कामयाबी हासिल हुई। कहा जाता है कि बाबर की सेना ने जब दिल्ली पर हमला किया, उस वक्त इब्राहिम लोदी की सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। लोदी की सेना बाबर के आधुनिक तोपखाने, बारूदी हमले और बंदूकों का सामना नहीं कर पाई और धराशायी हो गई।
पानीपत की पहली जंग जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 4 साल के छोटे से शासनकाल में उसने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। बाबर ने कई रियासतों को अपनी अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, जिसे कई राजाओं ने मान लिया। लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने बाबर को युद्ध की खुली चुनौती दे डाली। बाबर की सेना और महाराणा सांगा की सेना के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़े गए इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई और बाबर उत्तरी भारत में वर्चस्व जमाने में कामयाब रहा। इतिहासकारों के मुताबिक इस जंग में भीषण कत्लेआम हुआ। नरमुंडों का तो अंबार लग गया। युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, जिसके मायने हैं मुस्लिम योद्धा। खानवा के बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने मेदिनी राय को हराया। 1929 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद भारत से अफगान शासन का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का राज शुरू हुआ। अगले 4 साल तक राज करने के बाद 27 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाकर दफना दिया गया, जहां उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। वहीं महाराणा सांगा की मौत के बाद भी मुगल और राजपूत राजाओं में संघर्ष जारी रहा, जिसे आगे उनके पोते महाराणा प्रताप ने बढ़ाया। राणा सांगा देश के इतिहास में ऐसे भारतीय योद्धा थे जिनका एक हाथ, एक पैर, एक आंख, कान कटने के बाद भी वो लगातार युद्धों में शामिल होते रहे। यही वजह है उनकी प्रतिमा भी इसी तरह की बनाई गई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अंकित। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।